बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत खाकों से इंतखाब, इस सिलसिले में आज मैं जनाब इब्न इंशा के उस खाके के से कुछ इक़्तिबासात पेश करूंगा जिसे तहरीर किया है जनाब ए हमीद साहब ने। आइए सुनते हैं। कल 14वीं की रात नहीं थी मगर इब्न इंशा मुझे बहुत याद आए। टेलीविजन पर कोई उनका ये शेर गुनगुना रहा था, कल 14वीं की रात थी, शब्बर रहा चचा तेरा। इब्न इंशा का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। बच्चों ऐसी शरारती मुस्कुराहट वाला ज़हीन चेहरा। फिर मुझे वो जमाना याद आ गया जब हम हर रोज मिला करते थे। मेरे पास इब्न इंशा के कुछ खतूत हैं जो उसने मुझे कराची से लिखे थे, जो मैंने संभाल कर रखे हुए हैं। मैं ब्रीफकेस से उस पुराने खतूत को निकाल कर देखने लगा। नवंबर 1976 में इंशा जी की बीमारी के बारे में मुझे तशवीश हुई तो मैंने उसे एक खत लिखा जिसका जवाब इब्न इंशा ने 7 नवंबर 1976 को अपने खत में यूं दिया। ये खत भी इंशा के खास अंदाज का आईनादार है। अजीज मन, बरखुरदार खबासत आसार जीते रहो। ये तुमने बड़ी सादतमंदी की कि हमारी अलालत पर फिक्रमंदी का इजहार किया। अब तुम्हारे लिखने के बाद मुझे अपनी सेहत की फिक्र पड़ गई है। किस्सा असल ये है कि मुझे आराम की जरूरत है। गले में थोड़ी सी तकलीफ है। रोजाना मुसलसल कई घंटे काम न करने की वजह से थकन तो हो ही जाती है। बाज़ औक़ात तो महीनों बेकारी में मसरूफ रहने की वजह से सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती। तुम बेहिदायतिये हो, लेकिन तुमको हिदायत करना मेरा फर्ज है। और कोई बदादत मत छोड़ना, तुमने मेरी किताब नहीं पढ़ी। मैं तुम्हें किताब जरूर भेजता मगर खतरा ये है कि तुम उसे बेच कर खा जाओगे। तुम्हारा इब्न इंशा। उन दिनों इब्न इंशा चेकअप कराने टोक्यो जा रहा था। ये खुफिया खबर थी जिससे उसने मुझे भी बेखबर रखा। इब्न इंशा टोक्यो से वापसी पर लाहौर रुका तो मैंने फोन पर उसकी खैरियत दरियाफ्त की तो उसने कहा, अरे मुझे क्या हो गया है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तुम कहाँ से बोल रहे हो? आ जाओ, मैं 1 घंटे के बाद टेक ऑफ कर जाऊंगा। इब्न इंशा मेरा दोस्त था। हम दोनों एक दूसरे के बड़े गहरे दोस्त थे। हमारी बातें एक दायरे से मिली थी। वो मेरे दिल का हाल जान जाता था और मैं उसके दिल का हाल मालूम कर लेता था। लेकिन वो अपनी मौत से इतना करीब होता जा रहा है। अफसोस ये है कि ये बात मुझसे भी छुपी रही। वो भी कुछ नहीं बताता था। फिर हमारी मुलाकात भी तब कभी कभार इत्तेफाक से होती थी जब वो यूरोप से जापान जाते हुए या ब्राजील से मॉस्को आते हुए 1 दिन के लिए लाहौर रुकता था। वक्त तेजी से गुजरता चला गया। हम आहिस्ता आहिस्ता टहलते चल रहे थे और वक्त हमसे काफी आगे निकल चुका था कि घोड़े पर सवार था, उड़ रहा था। देखते ही देखते पाक टी हाउस की महफिलें बिखर गईं। कोई कहीं चला गया तो कोई कहीं चला गया। बाग जना के दरख्त भी हमसे दूर हो गए। इब्न इंशा की सरकारी नीम सरकारी मसरूफियात में इजाफा होता गया और वो यूं यूएनओ के किसी महकमे से मुंसलिक हो गया था। मुल्क मुल्क फिरता रहता था, आज टोक्यो में तो कल रोम में। जब कभी किसी दूसरे मुल्क को जाते हुए लाहौर से गुजरता तो एक आध दिन या चंद घंटों के लिए लाहौर आता तो ठहर जाता और मुझसे जरूर मिलता था। कभी मुझे बुला लेता था, कभी मेरे समनाबाद वाले घर आता था। एक रोज मुझे रेडियो स्टेशन से पैगाम मिला कि इब्न इंशा का फोन आया था। मैंने नेशनल बुक काउंसिल को फोन किया तो इब्न इंशा की आवाज आई, कमीने आ जाओ। मैं नेशनल सेंटर पहुंच गया। इब्न इंशा के सर के बाल काफी झड़ चुके थे, गला भी कुछ सूजा हुआ था। मैंने उसका हाल चाल पूछा। उसके चेहरे पर वही पहले रोज वाली शरारती मुस्कुराहट आ गई। कहने लगा, क्या बूदोबाश पूछे हो पूरब के साकिनों? मैंने कहा, उठो, लॉरेंस चलकर चाय पीते हैं। एकदम उसका चेहरा संजीदा हो गया। अरे तुम सबको अपनी तरह बेकार समझते हो? मुझे भी कितने ही काम करने हैं और फिर रात के 8:30 बजे की फ्लाइट से कराची वापस जाना है, जहां से आज ही की रात 2 बजे फ्रैंकफर्ट के लिए रवाना हो जाना है। कमीने, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी हूँ। वो जापान अपना आखिरी चेकअप करवाने गया तो वहां डॉक्टरों ने उसके कैंसर की निशानदेही कर दी। इब्न इंशा ने ये बात वापस आकर किसी को न बताई। मैंने जब भी पूछा तो मुझसे भी यही कहा कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जापान दफ्तरी काम से गया था। इब्न इंशा से मेरी आखिरी मुलाकात मेरे समनाबाद वाले मकान में हुई। ये मुलाकात भी अचानक हुई थी। वो थोड़ी देर के लिए लाहौर आया था और जैसा कि उसका मामूल था वो मुझे जरूर कॉल कर लेता था या मिलने आ जाता था। चुनांचे वो गाड़ी लेकर मेरे घर आ गया। उस रोज मेरे यहाँ कोई तकरीब थी और कुछ मेहमानों को रात के खाने पर बुलाया था। उस वक्त मेहमान तकरीबन जा चुके थे। शुरू सर्दियों का मौसम था। मैं सहन में जर्दे की देग के पास खड़ा जर्दे की गरोड़ी उतार कर थाल में डलवा रहा था। बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। बाहर लगे बल्ब की रोशनी में मुझे इब्न इंशा गाड़ी से निकलता हुआ नजर आया। तुम लाहौर में थे और मुझे इत्तला कर देते, मुझे कितनी खुशी होती जो तुम भी इस दावत में शरीक होते। फिर वो अपनी मखसूस शरारती मुस्कुराहट के साथ ड्राइंग रूम में आकर बैठ गया। पुराने कालीन पर गुलाब की सुर्ख पत्तियां इधर उधर बिखरी हुई थी। कमरे की फजा में गुलाब के फूलों और मुख्तलिफ किस्म के परफ्यूम्स और पुलाव जर्दे की खुशबू फैली हुई थी। मैंने उसके लिए पुलाव लाने को कहा तो वो बोला कि खाना तो मैं खा कर आया हूँ, जिसका मुझे अफसोस है। अलबत्ता कश्मीरी के घर का जर्दा जरूर थोड़ा सा खाऊंगा। फौरन जर्दे की प्लेट आ गई। इब्न इंशा ने बीच में से थोड़ा सा जर्दा मुंह में डाला और बोला, भाई जर्दा तो बड़े कमाल का है। ये बताओ कि तकरीब
तकरीब किस सिलसिले में थी? मैंने कहा अमृतसर के कश्मीरी घरों में तकरीब के बहाने ढूंढे जाते हैं, ये कोई खास तकरीब नहीं थी, बस तकरीब का बहाना था। इब्न इंशा गर्दन हिलाते हुए मुस्कुरा रहा था। मुझे कोई खबर न थी कि मैं इब्न इंशा को आखिरी बार देख रहा हूँ। उसके बाद ये मुस्कुराती हुई शक्ल मुझे कभी नजर न आएगी। तुम लाहौर में थे, मुझे रेडियो पर ही फोन कर देते। इब्न इंशा ने पानी का गिलास मेज पर रखते हुए कहा, अरे मैं तो आज ही आया हूँ, अभी जा रहा हूँ रात 11 बजे की फ्लाइट से, यहाँ से सीधा एयरपोर्ट जाऊंगा। रेहाना कहवे के 2 प्याले ले आई। इन प्यालों पर पीले रंग के बेल बूटे बने हुए थे। इब्न इंशा ने प्यालों पर नजर डालकर कहा, कुड़े रेहाना, भाई ऐसी प्यालियां हमें भी ला दो, कहां से खरीदी है? रेहाना ने कहा कि इस किस्म की 4 और प्यालियां मेरे पास हैं, आप 2 रख लीजिए। इब्न इंशा ने शरारती नजरों से मेरी तरफ देखा और बोला, हाँ ये ठीक है, इससे कम से कम ये फायदा तो होगा कि तुम मेरे वास्ते खरीद कर लाने की जहमत से बच जाओगे। बस यही कोई 10-15 मिनट की आखिरी मुलाकात थी जो खत्म हो गई। उसने कलाई पर लगी घड़ी पर निगाह डाली और उठ खड़ा हुआ। बस भाई अब चलते हैं, तुम्हें मिलना था मिल लिया। वो गाड़ी में पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। मैं खिड़की पर झुका उससे बातें करने लगा। मसूद ने कहा कि अंकल आप अगली बार दावत में जरूर आएं। इब्न इंशा बोला, भाई आज कोताही हो गई है, दरअसल तुम्हारे अब्बा के साथ हमारी दावतों का वट्टे सट्टे का मामला है, कभी ये हमें दावत में बुला लेता है, कभी हम इसकी दावत में आ जाते हैं। गाड़ी का इंजन ड्राइवर ने स्टार्ट कर दिया था और मैं पीछे हट गया। इब्न इंशा ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखकर हाथ जरा सा हिला लिया और गाड़ी राह चमन का मोड़ काट कर मेरी नजरों से ओझल हो गई। वो लंदन गया था, पता चला कि अस्पताल में दाखिल है। फिर रेडियो पर एक ऐसी खबर सुनी जो मैं कभी नहीं सुनना चाहता था। फिर अखबार में ताबूत देखा जिसके शीशे में इब्न इंशा का साकित चेहरा दिखाई दिया। जब शहर के लोग न रास्ता दें, क्यों वन में न जा विश्राम करें, जिस झोली में 100 छेद हुए उस झोली का फैलाना क्या। इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। खाका आप सुन रहे थे, इंशा जी से तहरीर किया था ये हमीद ने। या चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज।